हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते, जो कि हमें बता रही थी कि उसका नाम यांग शियाओ है और वो एक प्रोफेशनल शेफ है और मैंने जस्ट अभी एक लेजेंडरी फिनिक्स डिश बनाई है और जिस कंपटीशन के अंदर मैं हूँ वो मैंने जीत लिया है। लोग मुझे शेफ क्वीन भी कहते हैं, लेकिन तभी शेफ क्वीन के सिर के ऊपर बड़ी सी लाइट गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ नीचे बुड़क जाती, बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है वो खुद को एंशिएंट टाइम में पाती है। वो एंशिएंट टाइम में ट्रांसफिग्रेट हो गई थी, या फिर ये कह लो उसका रीबॉर्न हो गया था। जैसे वो उठती है, उसकी मेड जो कि सामने बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि मैं 24 आवर्स से तुम्हारे पास बैठी हूँ और तुम्हें अब जाकर होश आया। यांग शियाओ को उस लेडी की मोरिस याद आती है, जिसकी बॉडी में उसका ट्रांसमिग्रेशन हुआ था। उसे याद आता है कि उसकी शादी यहाँ के क्राउन प्रिंस के साथ हुई है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी दिन प्रिंस ने उससे कह दिया था कि मैं तुम्हारे क्लोज कभी भी नहीं आऊंगा। बेचारी की शादी तो हुई थी, लेकिन उसका हबी उसके साथ नहीं था। लेकिन इससे जियांग रोती धोती नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही तो है इस कहानी के अंदर। फिर एक लड़की को किस तरीके से रहना चाहता वो जियांग सिखाती है, तो इस वजह से ड्रामा को पूरा देखना काफी ज्यादा अच्छा है। जियांग की मेड जियांग से कहती है कि प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आई। और जैसे जियांग वो खाना देखती है वो कहती है कि तुम इस खाने को रोज खाते हो। मेड मुंडी लाकर कहती कि हाँ। जियांग तो सीधा मेड से कहती है कि आखिर ये किचन कहाँ पर है, कहाँ पर खाना बनता है। मेड कहती है कि वहाँ पर लड़कियों को जाना मना है, लेकिन जियांग कहती है मैं तो जाकर रहूंगी और सीधा किचन में चली जाती है और वहाँ पर जाकर एग फ्राइड राइस बनाती है, और वो भी काफी अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से, जो कि खाने में तो अच्छा होता ही है लेकिन देखने में भी और भी ज्यादा अच्छा होता है। वहीं बाहर की तरफ हम क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं, जिससे उसका गार्ड कह रहा था कि महामहिम आपने 5 दिन से कुछ भी अच्छे से नहीं खाया है। क्राउन प्रिंस को कुछ खुशबू आती है खाने की, वो तो सीधा किचन की तरफ चला जाता है। लेकिन जियांग को पता नहीं था कि ये क्राउन प्रिंस है, क्योंकि उसने कभी भी अपने हबी को देखा नहीं था ना। प्रिंस जियांग से कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जियांग कहती है मैं तो बस खाना बना रही थी, लेकिन आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और आप हो कौन। क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे तो बस किचन की तरफ से खुशबू आई और मैं यहाँ पर आ गया। जियांग कहती है कि जरूर तुम्हें भूख लगी होगी। जियांग तो क्राउन प्रिंस को खाना दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम ये खाना चाहते हो, चलो इसे पकड़ो, मैं अभी एक स्पून लेकर आई, एक चम्मच लेकर आई। ऐसे ही वो चम्मच लेने के लिए मुड़ती है और दोबारा घूमती है कि तभी वो उसकी प्लेट देख पाती है, जिसके अंदर एग फ्राइड राइस थे, वो तो पूरे सफा सेट कर चुका था। प्रिंस जियांग कहती है कि आखिर तुम कितने दिन से भूखे थे। क्राउन प्रिंस कहता है कि 5 दिनों से। जियांग कहती है कि तुम्हारा प्रिंस कितना ज्यादा बुरा है, तुम्हें खाना तक नहीं देता क्या। यहाँ पर असिस्टेंट महामहिम चिल्लाता हुआ आ रहा था। जियांग क्राउन प्रिंस से कहती है कि क्या आप महामहिम हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं मैं एक गार्ड हूँ। तो मन के अंदर ही कहती है कि यहाँ के गार्ड भी इतने ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं क्या। सच में प्रिंस काफी ज्यादा रिच लगता है। खैर अब प्रिंस से तो रिच तो होना ही था। क्राउन प्रिंस जियांग से कहता है कि मुझे एनोरेक्सिया यानी कि मुझे भूख कम लगती है, इसलिए मैं कम ही खाना खाता हूँ, मैं खा नहीं पाता ज्यादा। जियांग कहती है कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो तुम जरूर सिखाओगे। अब क्राउन प्रिंस को यहाँ से जाना था, इस वजह से वो जियांग से जाते हुए कहता है कि कल भी मैं आऊंगा, इस वजह से तुम देर मत करना। नेक्स्ट डे हम सुनाम की एक लड़की को देख पाते, जिसके पास उसकी मेड आती है और उसे बताती है कि रात क्राउन प्रिंस उस अगली लड़की से मिलने के लिए गए थे, यानी जियांग से मिलने के लिए गए थे। इस बात को सुनकर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा पसंद करती है और ये लड़की एक ग्रीन टी है, यानी कि सभी के सामने काफी ज्यादा प्यारी बनती है, लेकिन अंदर से इसके अंदर कूट कूट कर सिर्फ और सिर्फ हेट भरा है। तभी सू जियांग की मेड को देख पाती है, जो कि वहाँ से निकल रही थी और उसके हाथ में जियांग की कुछ सिल्वर्स थी, कुछ चांदी थी। लेकिन सू तो उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तुम चांदी लेकर जा रही हो ये मेरी है। जबकि जियांग की जो मेड थी वो चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रही थी कि मैंने ये चोरी नहीं करी है। लेकिन सू उसकी बात मानने वाली कहाँ थी, वो तो उसे एक थप्पड़ मार देती है। वही जियांग दो लेडीज से पूछती है कि आखिर शियाओ कहाँ पर है, यानी उसकी मेड। वो उसे बताती है कि जो मिस सू है उन्होंने उसे पकड़ रखा है। से जियांग बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सू उसे एक और थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन जियांग यहाँ पर आते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी मेड को यहाँ से आजाद कर कर सू को एक थप्पड़ा लगाने वाली थी कि तभी सू तो काफी ज्यादा डर जाती है और अपना हाथ अपने फेस पर रख लेती है। जियांग कहती है कि तुम कितना ज्यादा डर रही हो, खुद को देखो पहले, तुम बिना मतलब शियाओ को बुली कर रही हो। अब वो इंसान नहीं है, उसे दर्द नहीं होता। सू तो अपनी गलती मानने की बजाय कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस को यहाँ पर बुलाऊंगी। जियांग कहती है जब खुद के बस की कुछ है नहीं
नहीं तो अब तुम लड़कों को यहाँ पर बुलाओगी। और जियांग तो पहले ही लड़कों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी, यानी ज्यादातर लड़कों से वो नफरत ही करती थी। सू यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करती तो एक थप्पड़ा पड़ता जोर से। तभी सू की मेड तो भागकर क्राउन प्रिंस की मदर के पास आ जाती है और उनसे कहती कि मिस सू को मारा जा रहा है, लेकिन वो उसकी गलती नहीं बताती। खैर बुरे लोग अपनी गलतियां देखते कब है, देख ले तो शायद दुनिया सुधर जाए। क्राउन प्रिंस की मदर जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ मिस सू को मार रही हो और वहाँ पर क्राउन प्रिंस कितने दिनों से भूखा है, ये तुम्हें पता है क्या? जियांग तो साफ साफ कह देती है कि उसकी भूख से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जियांग महारानी से कहती है कि एक बार मेरी मेड की तरफ देखिए और बताइए कि सू ने इसके साथ कितने प्यार से बिहेव किया है। अब तो महारानी की बोलती बंद हो गई थी। जियांग तो अपनी मेड को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन महारानी को जियांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो अपने गार्ड्स को उसके पास भेजती है ताकि वो उसे यहाँ से निकाल सके और उसे सजा दे सके। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो सू की मेड थी वो वापिस से महारानी के पास आती है और उन्हें बताती है कि जो गार्ड्स आपने उसके पास भेजे थे, यानी जियांग के पास, उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया है क्योंकि जियांग क्राउन प्रिंस की वाइफ थी। उसे ऐसे ही कोई कैसी सजा दे सकता था। महारानी कहती है कि आखिर ये लड़की है कहाँ पर, मुझे अभी के अभी इसके पास जाना है। मेड बताती है कि वो किचन के अंदर है, जबकि वहाँ पर जाना लड़कियों का मना है। हम जियांग को देख पाते हैं जो कि किचन में बड़े आराम से काफी ज्यादा स्वादिष्ट दलिया बना रही थी। वे महारानी और सू वहाँ पर पहुँच जाती है। महारानी कहती है कि तुमसे तो मेरे ऑर्डर भी फॉलो नहीं होते। जियांग कहती है कि अच्छा आपके ऑर्डर, आप तो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अगर आप ये चाहते ही हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो सीधा कह देती कि मुझे डिवोर्स पेपर दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एंशिएंट टाइम था, लेकिन यहाँ पर भी डिवोर्स के लिए पेपर की जरूरत पड़ती है। यहाँ कहती कि मैं अपना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, तो इसे मुझे अभी खाना बनाने दो। रानी तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन सू तो उसका दलिया नीचे गिरा देती है जो कि उसने काफी ज्यादा मेहनत से बनाया था। जैसे ही वो दलिया नीचे गिरता है तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस खुद आ जाता है। उसे एनोरेक्सिया था, इस वजह से जियांग ने उसके लिए स्पेशल दलिया बनाया था। थोड़ा सा दलिया बचा था वो उसे खिलाती भी है, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर जियांग कहती है कि जो बाकी का दलिया था वो मिस सू मैम ने नीचे गिरा दिया। अब महारानी यहाँ पर देखती है कि उसके बेटे को जियांग का बनाया खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, इस वजह से वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे किचन में काम करने की परमिशन दे देती है। महल के किचन में पहली बार था कि कोई लड़की यहाँ पर काम करने वाली थी। जब जियांग यहाँ से चली जाती है तो सू महारानी से कहती है कि महारानी मेरी गलती क्या थी, लेकिन महारानी कहती है कि तुम्हारी गलती थी कि तुमने खाना वेस्ट कर दिया। लेकिन सू तो पूरी तरीके से बेशर्म थी, उसे शर्म कहाँ आने वाली थी। वो तो अभी भी जियांग से कैसे बदला ले बस यही सोच रही थी। रात को अपने एक मोटे से गार्ड को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना है, इसके लिए तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। दरअसल वो चाहती थी कि जो इसका मोटा गार्ड है वो किचन के अंदर जाए रात को और जियांग के साथ जबरदस्ती करे। अभी वो महारानी को वहाँ पर लेकर जाएगी और ये मोटा ये कहेगा कि जियांग और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। ये लोग प्लानिंग तो कुछ ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मोटा जैसे ही किचन के अंदर जाता है उसकी काफी धुलाई होती है। वहाँ पर जियांग उसे काफी ज्यादा पीटती है जैसा उसने कभी भी सोचा नहीं था। अभी सू भी महारानी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर आते के साथ ही जियांग से सवाल करती है महारानी कि मैंने अभी अभी यहाँ पर किसी लड़के को देखा था, लेकिन जियांग तो उन्हें साफ साफ मना करते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं आया। लेकिन सू कहने लग जाती है कि जरूर से वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, उसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। जियांग कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद ही इस महल को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें 100 कोड़े पड़ेंगे, वो भी पिछवाड़े पे। सू कहती है कि ठीक है, पहले हम बंदे को ढूंढ ले। पूरे किचन रूम के अंदर ढूंढने पर एक बंदा मिल जाता है जिसे सू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि महारानी मैंने बोला था ना जियांग हमसे झूठ बोल रही थी। कहती है एक बार इस मोटे इंसान का फेस तो देख लो, फिर उसकी बातें भी सुन लेना। मोटा बंदा अपना फेस मोड़ता है तो उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा डाला हुआ था, उसके हाथ पर बंधे हुए थे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जब ये मोटा बंदा यहाँ पर जियांग के साथ जबरदस्ती करने के लिए आया था तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ गया था। क्राउन प्रिंस के आने से पहले ही जियांग इसकी अच्छे से धुलाई कर चुकी थी और जियांग ने इस बंदे के ऊपर चाकू रखा था जिससे इसने अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि इसे किसने भेजा है। अब प्रेजेंट में वो मोटा बंदा अपने घुटनों पर बैठकर कहने लग जाता है महारानी से, महारानी मुझे सू ने ये सब चीजें करने को कहा था। लेकिन सू तो यहाँ पर अच्छी बनने लग जाती और कहने लग जाती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, महारानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब महारानी को सब कुछ सच पता चल चुका था, इस वजह से वो कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जियांग उन्हें रोकते हुए कहती है कि अभी 5 मिनट पहले ही मिस सू मैम ने मुझसे कुछ कहा था कि अगर उसकी गलती हुई तो उसके पिछवाड़े पर 100 कोड़े पड़ेंगे। फिर होना क्या था, उसकी अच्छे से पिटाई होती है, मतलब पिछवाड़े पे बहुत सारे कोड़े पड़ते हैं। जिसके बाद हम सू को देख पाते हैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वो भी उल्टी, क्योंकि अब उससे बैठा कहाँ ही जाने वाला था। उसकी मेड उसके लिए दवाई लेकर आती है लेकिन वो भी नहीं लेती, चिल्लाने लग जाती है। और ये लड़की बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं थी, इसे तो अभी भी जियांग से बदला लेना था, जबकि जियांग ने कुछ भी नहीं किया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे सू
मास्टर कहकर पुकार रही थी। मास्टर तो यहाँ पर आते के साथ ही उससे कहते कि अगर तुम इस तरीके से धीरे धीरे काम करोगी तो हम अपने काम के अंदर सक्सेसफुल कैसे होंगे। मतलब जियांग को हटाकर सू का क्राउन प्रिंस के पास जाना, यही तो इनका प्लान था। मास्टर कहते हैं कि अब मेरे पास एक प्लान है, तुम उसे ट्राई करो, उससे तुम्हारी बात बन जाएगी। सू बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके साथ ही हम जियांग को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा मेहनत के साथ किचन के अंदर नूडल्स तैयार कर रही थी। वो अपने हाथों से आटा गूंथती है, नूडल्स बनाती है और उसे तैयार करने के बाद क्राउन प्रिंस को खिलाने वाली थी, जिसे वो अभी भी गाड़ी समझ रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर सू की मेड आ जाती है। वो आते के साथ ही जियांग से कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, और जियांग कभी भी किसी को खाने के लिए मना नहीं करती थी, इस वजह से वो बाउल उसे दे देती है। लेकिन ये मेड तो ले जाकर उस बाउल को सू को दे देती है और सू उसके अंदर कुछ तो जहर मिला देती है। और फिर सू की मेड उस नूडल्स को लेकर क्राउन प्रिंस के पास चली जाती है और कहती है कि जियांग ने उसके लिए भिजवाया है। अब ये जियांग के बनाए हुए नूडल्स थे, इस वजह से वो भी काफी जल्दी से उसे खा लेता है। लेकिन तभी वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। शियाओ तो ये बात बताने के लिए फटाफट से भागकर जियांग के पास आती है, कहती है कि क्राउन प्रिंस को किसी ने जहर दे दिया है। जियांग कहती है कि दे दिया तो दे दिया, इससे मेरा क्या लेना देना है। मेड कहती है कि अगर क्राउन प्रिंस ही नहीं रहे तो आपको भी इस महल से निकाल दिया जाएगा। जियांग कहती है कि इसमें तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि जियांग एक ऐसी लड़की थी जिसे इंडिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा पसंद था। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती थी। हम सू की मेड को महारानी के पास देख पाते हैं। महारानी उससे पूछ रही थी कि आखिर वो खाना किसने बनाया था, और मेड तो कहने लग जाती कि वो खाना तो मुझे जियांग ने दिया था। सू तो पीछे खड़ी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। उसे तो ये सब चीजें देखकर मजे आ रहे थे। महारानी तो गुस्से से गार्ड से कहती है कि भीगे अभी जाओ और जियांग को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो कहती कि महारानी मैं भी गार्ड्स के साथ जाती हूँ, क्योंकि उसे जियांग के सामने अपने हुक्म भी तो चलाने थे। जैसे सू जियांग के पास जाती है, जियांग तो उससे सीधा ये बोलती है कि तुम्हें पिछवाड़े पे कोड़े खा के भी समझ में नहीं आया क्या। फिर दोबारा से मेरे पास आ गई। खैर सू बेवकूफ थी, उसे समझ में कहीं आने वाला था। लेकिन सू तो गार्ड्स को ऑर्डर दे देती, जिसकी वजह से गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते, यानी कि जियांग को और उसकी मेड को, और पकड़कर महारानी के पास ले जाते महल के अंदर। महारानी कहती है कि इस बार तो तुम्हारी गलती है तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जियांग कहती है कि मुझे तो मेरी गलती ही नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई गलती करी ही नहीं। महारानी कहती है कि तुमने क्राउन प्रिंस को जहर दिया है। जियांग कहती है कि मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं, जहर कहाँ से दे दूंगी। तभी सू की मेड को यहाँ पर लेकर आया जाता है। महारानी कहती है कि अब यही सच्चाई बताएगी तुम्हें। वो कहती है कि हाँ वो नूडल्स जियांग ने बनाए थे। जियांग बताओ ना, तुमने ना बनाए थे ना वो। जियांग कहती है कि हाँ मैंने ही बनाए थे। तुमने वो नूडल्स मुझे दिए थे ना। तो जियांग कहती कि हाँ मैंने तुम्हें दिए थे। देखा महारानी, मैंने सच बोला था ना। जियांग यहाँ पर समझ चुकी थी कि ये सू और उसकी मेड की प्लानिंग थी पहले से ही, उसे फंसाने के लिए। महारानी कहती है क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी तुमने उसे जहर दे दिया। जियांग अपने फ्लैशबैक्स में खो जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ठंड में भी उसके लिए और उसकी मेड के लिए कोई भी जगह नहीं थी। वो ठंड के अंदर बीमार हो गई थी। ने एक गार्ड को एक्स्ट्रा पैसे देकर दवाई मंगाई थी। शुरू से हमेशा जियांग की हेल्प सिर्फ उसकी मेड ने करी थी। मेड वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए हम उसे मेड नहीं शियाओ बोलेंगे। जियांग महारानी को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि जब मैं अकेली थी, जब तो कोई भी तुम में से नहीं आया वहाँ पर, और जब झूठा इल्जाम लगाने की बारी आई तो सबसे पहले आगे। जियांग कहती है कि अगर तुम लोग मुझे फंसाना ही चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं क्राउन प्रिंस को डिवोर्स दे दूं, तो मैं वो अभी के अभी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने क्राउन प्रिंस को जहर नहीं दिया है। लेकिन सू यहाँ पर चुप कहाँ रहने वाली थी। वो कहने लग जाती कि महारानी ये तो सिर्फ झूठ बोल रही, कुछ भी बोल रही है, इसे फटाफट से सजा दो। जियांग की मेड तो घुटनों पर बैठकर महारानी से कहने लग जाती कि महारानी जियांग ने कुछ भी नहीं करा है, अब मेरे ऊपर भरोसा करो। जियांग के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जियांग अपनी मेड को खड़ा करती है और कहती है कि ऐसे लोगों के सामने उसका रिक्वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, और खुद सू से कहती है कि अगर तुम क्राउन प्रिंस के साथ रहना चाहती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे इस सोने के पिंजरे के अंदर वैसे भी नहीं रहना। क्योंकि जियांग तो इंडिपेंडेंट रहने वाली इंसान थी, यानी आजादी से रहने वाली। इनकी यहाँ पर बातें चली रही थी, तभी क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ जाता है खुद ही उठकर, और जियांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की। जियांग को तो क्राउन प्रिंस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो गार्ड बनकर उसे धोखे में रखा था ना, इसलिए। और जियांग ने उसके लिए हमेशा प्यार से खाना बनाया था, उसे खिलाया था। क्राउन प्रिंस जियांग से कहता है कि वो नूडल्स जो तुमने मुझे भेजे थे वो तुमने ही बनाए थे ना। जियांग कहती कि हाँ मैंने ही बनाए थे। तुमने उस मेड को वो नूडल्स दिए थे? वो कहती कि हाँ मैंने दिए थे। फिर तो तुमने ही उसके अंदर जहर भी मिलाया होगा। जियांग कहती कि अगर मैं मना भी करूंगी
तो तुम कौन सा मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? अगर तुम यही चाहते हो कि मैं कबूल करूँ कि ये जहर मैंने ही मिलाया था तो ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि महारानी मैंने बोला था ना इसी ने जहर मिलाया था। क्राउन प्रिंस यांग से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। प्रिंस यांग कहती है कि इतने सालों में तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए, मैं किस हालातों से गुजर रही थी तुमने ये तक नहीं देखा और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे एक मौका दे रहे हो। यांग कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इस महल के अंदर रहना ही नहीं है। वो यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन क्राउन प्रिंस की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी और महारानी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती कि इसे अभी के अभी कालकोठरी के अंदर डाल दो। लेकिन क्राउन प्रिंस सभी को रोक देता है, कहता है कि किसी को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ने महल छोड़ दिया था इस वजह से। सो से कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना और चांदी है वो सब यहीं पर छोड़ दो, वो सब इस महल का है। वजह से जियांग के पास जो कुछ भी था वो सब यहाँ पर छोड़ दी थी। लेकिन सू को तो इतनी भी शर्म नहीं आती, वो कहती है कि जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं वो भी यहीं के हैं, इस वजह से उसे भी उतार दो। जो जियांग के ऊपर के कपड़े थे वो उसे खोल देती है क्योंकि अंदर की तरफ व्हाइट कपड़े थे। जैसे जियांग दुखी होकर अपनी मेड के साथ बाहर की तरफ आती है, बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी लेकिन वो रुकती नहीं है, बारिश में भीगती हुई चली जाती है। क्राउन प्रिंस तो लगातार उसे पीछे से आवाज दिए जा रहा था। क्राउन प्रिंस का गार्ड उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन क्राउन प्रिंस रुकने वाला कहाँ था, वो भी बारिश में भीगने लग जाता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो रखी थी, काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट डे हम जियांग को देख पाते हैं उसकी मेड के साथ में, जो कि मार्केट के अंदर थी। उसकी मेड उससे कह रही थी कि हम महल के अंदर होते तो कितनी अच्छी जिंदगी होती, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है, तभी उसे 5 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, जो देखकर वो कहती है कि हमारा इसे 15 दिन तक गुजारा हो जाएगा। मेड कहती है लेकिन हम तो लड़कियां हैं ना, हम क्या करेंगे। जियांग कहते हैं कि हम लड़कियां हैं तो क्या हो गया, हम भी अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। दरअसल ये एंशिएंट टाइम था ना, इस वजह से यहाँ पर लड़कियों को ज्यादा मौके नहीं दिए जाते थे, मतलब सीधा सीधा आगे बढ़ने से रोका जाता था। लेकिन तभी जियांग उसके सामने एक पोस्टर पे भीड़ लगी हुई दिख पाती है, तो वो उस पोस्टर को देखने के लिए चली जाती है जहाँ पर लिखा था मिस्ट्री टावर के अंदर एक शेफ की जरूरत है, एक प्रोफेशनल शेफ की जरूरत है। जियांग तो पहले ही काफी ज्यादा प्रोफेशनल शेफ थी, इस वजह से वो फटाफट से उस पेपर को ले और फटाफट से उस मिस्ट्री टावर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। अभी एक बंदा उनके सामने आता है, तो जियांग कहती है कि यहाँ पर एक शेफ की जरूरत है ना, लेकिन वो बंदा कहता है कि यहाँ पर लेडीज की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि ऐसा तो कुछ पेपर पर नहीं लिखा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। पर हम कुछ वर्कर्स को भी देख पाते जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। जैसे ही वो की बात सुनते हैं एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि ये लड़की क्या ही काम करेगी, इससे तो सही से चाकू भी नहीं चलेगा, ये सब्जियां कट कैसे करेगी। यहीं पर हम क्राउन प्रिंस को भी देख पाते हैं, उसे गार्ड के साथ में जो कि छत के ऊपर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अभी भी जियांग के ऊपर नजरें रखा हुआ था। प्रिंस का गार्ड उसे डेली की अपडेट देता रहता था कि आखिर जियांग कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है। तभी जियांग का यहाँ पर पैर फिसलता है और वो गिरने वाली थी। यहाँ पर चेंग नाम का बंदा बिना पंखों के उड़ता हुआ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। खैर ये उड़ना तो ड्रामा के अंदर ही पॉसिबल है, रियल में करेगा तो नीचे बुड़क जाएगा। लेकिन जैसे ही चेंग उसे पकड़ता है हम क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं, वो उसे इतनी जेलसी होती है वो तो अंदर से जल भुन जाता है। चेंग तो बिना देर करे जियांग से ये भी कह देता है कि लगता है पहली बार देखते के साथ ही मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, मतलब एक तरीके से फ्लर्टिंग करने लग जाता है। लेकिन जियांग तो यहाँ पर अपने काम से आई थी, इस वजह से वो बंदे जो सामने खड़े हुए थे जियांग का मजाक बना रहे थे, इस वजह से वो चाकू उठाती है एक और फटाफट से उन्हें वेजिटेबल्स कट करके दिखाती है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथली कट था। इसे देखकर जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे थे वो कम्प्लीटली शॉक्ड थे कि आखिर एक लड़की इस तरीके से काम कैसे कर सकती है। इस तरह के काम करने के लिए इसे कम से कम 10 साल की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। पर सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन जो सीनियर मैनेजर था बंदा यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहा था, वो कहता है कि इसके बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं दे सकता, यानी कि शेफ नहीं बना सकता। तभी यहाँ पर हम सू को देख पाते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आ जाती है। सू के ये मास्टर थे, ये काफी बड़े शेफ थे इस मिस्ट्री रेस्टोरेंट के अंदर। सू तो यहाँ पर आते ही वही करती है जो वो हमेशा करती है, जियांग से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर शेफ बनना है तो पहले मेरे मास्टर को हराना पड़ेगा। अब रेस्टोरेंट में जो बंदा खड़ा होता है वो भी कहने लग जाता है कि हाँ सू बिल्कुल सही कह रही है। और यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी वर्कर्स थे उनका और जितने भी लोग यहाँ पर आ रखे थे उन सभी का मानना ये था कि जो सू के मास्टर यहाँ पर आ रखे हैं उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। जियांग कहती कि अगर ऐसा है तो मेरे साथ कंपटीशन करके देख लो, और बाकी सभी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी सू के मास्टर कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और हमारे कंपटीशन के अंदर हमें एक फिनिक्स डिश बनानी पड़ेगी, जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक थे, क्योंकि उसे बनाने के लिए काफी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन हम जियांग के मन की आवाज सुन पाते हैं, वो मन के अंदर कह रही थी कि सही है इस इंसान ने उस डिश को चुना है जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। कहानी की शुरुआत में रियल वर्ल्ड में वो वही तो बना रही थी, मतलब बना ली थी और वो कंपटीशन जीत भी चुकी थी और एक बार फिर से उसे वही डिश तैयार करनी थी। जब
जियांग यहाँ से बाहर की तरफ जा रही थी, तभी चैंग उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मास्टर शैन है वो काफी बड़े शेफ है, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता यहाँ पर। लेकिन जियांग को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था और वो इसलिए भी था क्योंकि वो काफी अच्छी शेफ थी। वो तो चैंग से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं, वो इन दोनों को इस तरीके से करीब देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। वो तो सीधा चलता हुआ आता है और इनके बीच से होकर गुजरता है। चैंग को तो जानबूझकर धक्का देता है और जियांग के पास आकर कहता है कि तुम्हें शेफ शैन से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन जियांग तो सीधा उसे चिढ़ाते हुए चैंग से बात करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि चैंग तुम्हारा शुक्रिया, जो तुमने मुझे बातें कही वो मुझे समझ में आई है, लेकिन मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। क्राउन प्रिंस तो यहाँ पर बोले जा रहा था, लेकिन जियांग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। क्राउन प्रिंस भी कह देता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी भी तुम मेरी वाइफ हो, कहकर वो भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो जियांग के हाथ में कुछ तो देकर जाता है। जियांग उसे खोल कर देखती है तो देखती है उस पर लिखा था कि क्राउन प्रिंस अब भी उसे काफी ज्यादा प्यार करता है, काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके जाते ही जियांग चैंग से कहती है कि ये डिश को रेडी करने के लिए कुछ जरूरी मसालों की जरूरत है। वो उन मसालों के नाम बताती चैंग को और चैंग कहता है कि ये तो सिर्फ एक ही इंसान के पास मिल सकता है। इस वजह से चैंग उस बंदे के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे इस मसाले की जरूरत है, इस सामान की जरूरत है। अब वो बंदा इनसे पैसे तो नहीं मांगता, लेकिन कहता है कि अगर तुम्हें उस सामान की जरूरत है तो मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें वो फ्री में दे दूंगा। तो बहुत सारी शराब जियांग के सामने रख देता और कहता है कि तुम्हें इसे पीना पड़ेगा। शियाओ कहती है कि हमें प्रिंस के पास ही चलना चाहिए ना। जियांग कहती है कि मैं उसके पास कभी भी नहीं जाने वाली। जियांग तो सीधा वहाँ से शराब उठाते और ड्रिंक करने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते कि पूरी तरीके से टल्ली हो जाती है। शियाओ उसे रोक रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है, पीती चली जाती है, पीती चली जाती है। ऐसे ही रात हो चुकी थी, लेकिन जियांग अभी तक रुकी नहीं थी। वो तो इतनी टल्ली हो गई थी कि नीचे गिरने वाली थी। अभी यहाँ पर जो चैंग था वो उसे पकड़ लेता है और सामने बैठे बंदे से कहता है कि मैं जियांग की मदद करना चाहता हूँ, मैं ड्रिंक कर लूंगा। लेकिन उससे पहले ही क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ जाता है और उसे दूर कर देता है और कहता है कि वो मेरी वाइफ है, इस वजह से मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। क्राउन प्रिंस बड़ा सा शराब का बर्तन उठा के पूरा पी जाता है। ये समझ में नहीं आया सामने बैठा बंदा क्राउन प्रिंस से पैसे मांग सकता था, मतलब क्राउन प्रिंस खुद ड्रिंक कर रहे हैं। सारी शराब के खत्म होने के बाद वो बंदा इन लोगों को वो सामान दे देता है जो कि जियांग यहाँ पर लेने के लिए आई थी। क्राउन प्रिंस जियांग को उठाता है अपनी गोद में और सीधा महल ले जाता है। महल पहुँचने के बाद हम जियांग की हरकतें देख पाते हैं। वो तो कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी नीचे बुड़क रही थी, कभी ऊपर जा रही थी। क्राउन प्रिंस उसे संभाले जा रहा था, कभी वो पैर चला रही थी, कभी उसका पैर पकड़ के खींच रहा था। लेकिन जियांग मानने वाली कहाँ थी, वो तो नशे में थी। फिर जब दोनों एक साथ बेड पर बैठे हुए थे, जियांग प्रिंस को देखते हुए कहती कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे हबी से मिलता है, अब तुमने मुझे बचाया है तो अब मेरे साथ ही रहना। जियांग कहती कि मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। तभी प्रिंस उसे पैसे दिखाने लग जाता है। जियांग कहती कि तुम्हारे पास तो सच में काफी सारे पैसे हैं, लगता है तुम काफी ज्यादा रिच हो। अब ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और जैसे ही मॉर्निंग जियांग की आँख खुलती है, वो खुद को महल के अंदर पाकर खुद ही के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं इस सोने के पिंजरे के अंदर आना नहीं चाहती थी, लेकिन कैसे आ गई। फिर उठते ही कहती है कि तुम्हारे पास तो काफी सारी लड़कियां होगी ना, मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई। क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, बस एक ही है। जियांग इधर उधर देखने लग जाती है और सीधा बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब जियांग बाहर की तरफ जा रही थी, शियाओ उससे कहती है कि क्राउन प्रिंस को आप जितना बुरा समझती हो वो उतने बुरे नहीं है, उन्होंने रात को आपकी काफी ज्यादा मदद करी, आपको उठाकर महल के अंदर लेकर आए और पूरी रात तुम्हारी केयर करी। जियांग को ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी जगह से बाहर जाना चाहती थी, इस वजह से फटाफट से बाहर आ जाती है। इसी के साथ हम मिस्ट्री टावर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था और जस्ट रेस्टोरेंट के बाहर हम भीड़ लगी हुई देख पाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जियांग और शेफ शैन के ऊपर पैसे लगा रहे थे। मतलब जियांग के ऊपर कोई नहीं लगा रहा था, सबके सब शैन के ऊपर लगा रहे थे। जियांग कहती कि क्या मेरे ऊपर कोई भी पैसे नहीं लगा रहा। तभी क्राउन प्रिंस आकर यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे रख देता है, क्योंकि वो वैसे ही काफी ज्यादा रिच था, क्योंकि क्राउन प्रिंस जो था। लेकिन चैंग पीछे कैसे रह सकता था, वो और पैसे रख देता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे देखकर और पैसे रख देता है। तभी कंपटीशन शुरू होने का टाइम हो जाता है और यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ भी आ रखी थी। कंपटीशन शुरू हो
हो जाता है और दोनों के दोनों अपने वेजिटेबल्स कट करना शुरू कर देते हैं। और जियांग को चाकू चलाना काफी अच्छे से आता था, इसलिए वो काफी ज्यादा स्मूथली कट कर रही थी। लेकिन रेसिपी बनाते बनाते भी सू से चुप रहा कहाँ ही जाता था। वो तो बोलने लग जाती है जियांग से कि तुम अभी के अभी ये कंपटीशन यहीं पर छोड़ दो। लेकिन उसी के साइड में शेफ सैन खड़े हुए थे, जो कि कहते हैं कि अब इसने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर ही लिया है तो अब ये पीछे नहीं हट सकती। जियांग तो बस अभी अपनी डिश के ऊपर फोकस कर रही थी और वो फिनिक्स डिश को बनाकर रेडी भी कर देती है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसू अपनी मेड को थोड़ा सा इशारा करती है, उसके हाथ में कुछ तो रेड रेड था जो कि वो एक बाउल के ऊपर लगा देती है। साथ साथ यहाँ पर 3 जजेस को बुलाया जाता है, क्योंकि डिश को टेस्ट करके जज करने वाले थे कि कौन सी अच्छी और कौन सी बेकार है। जब ये तीनों ही जियांग की डिश को टेस्ट करते हैं, तीनों ही आसमान में खो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तीनों कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं, जिसके साथ ही हमें तीनों जजेस के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि एक शेफ को सू ने कुछ पैसे दिए थे, वहीं एक को शैन ने कुछ पैसे दिए थे। तीनों जजेस को ही पैसे मिल रखे थे यहाँ पर। इस वजह से जियांग की डिश काफी ज्यादा अच्छी होने के बाद भी वो लोग उसे चूज नहीं करते। जियांग तो मन के अंदर कहती है कि मुझे अच्छे से दिखा, जब उन्होंने मेरी डिश खाई तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका नाम क्यों लिया। तभी क्राउन प्रिंस का गार्ड आगे की तरफ आता है और सू की मेड का हाथ पकड़कर ऊपर करता है। उसके हाथ में रेड रेड हो रखा था, रेड कलर लग रखा था। पर जितनी भी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, वो कहती है कि आखिर इससे क्या ही है। तभी क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर आ जाता है और वो उस बाउल को दिखाता है जिसके ऊपर रेड कलर लगा हुआ था। जिसके साथ ही क्राउन प्रिंस तीनों जजेस से कहता है कि मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हें यहाँ पर पैसे मिले। जजेस कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई भी पैसे नहीं मिले। जबकि क्राउन प्रिंस इन तीनों के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने अपने गार्ड्स को उनके पीछे लगा रखा था। क्राउन प्रिंस एक जज से कहते हैं कि रात को सू तुम्हें कितने पैसे देने के लिए आई थी। सो समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस को सब कुछ पता है। इस वजह से वो सामने आकर घुटनों पर बैठकर कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। बाकी जजेस भी वहाँ पर आकर घुटनों पर बैठकर क्राउन प्रिंस से माफी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि क्राउन प्रिंस को सब कुछ पता है। यहाँ पर जितने भी लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पर तो शेफ सैन ही जीतेगा, वो सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं उससे। वो भी क्यों ना, सू और शेफ सैन दोनों ही बुरे इंसान थे। तभी लोग कहते हैं कि ये तो इतनी आसानी से जीत सकता था, फिर इसने इस तरीके से चीटिंग क्यों करी। ये तो सच में काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। यहाँ पर शेफ सैन ने चीटिंग करी थी, इस वजह से जियांग को यहाँ पर विनर बोल दिया जाता है। लेकिन जियांग भी जियांग थी, इस वजह से कहती है कि नहीं नहीं, एक दूसरा जज बुलाया जाए और वो डिश को चेक करेगा और वो बताएगा कि आखिर किसकी डिश अच्छी है। यहाँ पर 2 जजेस को बुलाया जाता है, जो कि दोनों की डिश को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि जो जियांग की डिश है वो काफी ज्यादा टेस्टी है। अब मिस्टी रेस्टोरेंट की हेड शेफ जियांग बन चुकी थी। जितने भी लोगों ने शेफ सैन के ऊपर पैसे लगाए थे वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और शेफ सैन को काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब गार्ड ले जा रहे होते हैं उन्हें, साथ ही सूखी मेड को भी। श्याओ तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जियांग ने उससे प्रॉमिस करा था कि एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। तो वो यहाँ की सीनियर शेफ बन चुकी थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। क्राउन प्रिंस यहाँ पर जियांग के हाथों का खाना खाने के लिए आया था और चैंग भी यहाँ पर आ गया था। वे चाहते थे कि उन्हें सबसे पहले ऑर्डर मिले। इस वजह से सबसे पहले क्राउन प्रिंस 500 टेल्स देता है, लेकिन चैंग कहता है कि मैं 600 दूंगा। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं 800 दूंगा। चैंग कहता है मैं 900 दूंगा। क्राउन प्रिंस तो वहाँ पर 1000 टेल्स रख देता है, लेकिन चैंग भी कहाँ रुकने वाला था। लेकिन फिर क्राउन प्रिंस वहाँ पर 3000 रख देता है, जिससे तो ये रेस्टोरेंट खरीदा जा सकता था। वही हम सू को देख पाते हैं, इसे अभी तक काल कोठरी में नहीं डाला गया था, ये अभी भी महारानी के पास आ गई थी और कहने लग रही थी कि यंग क्राउन प्रिंस के साथ जरा सा भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही। मैंने मिस्टी रेस्टोरेंट के अंदर देखा ये तो आप भी जाकर देख लीजिए। अब महारानी भी गुस्से से मिस्टी रेस्टोरेंट के अंदर आती है और सीधा जियांग के पास आ जाती है, जो कि अपना काम कर रही थी, खाना बना रही थी। अभी महारानी उसके ऊपर गुस्सा करने वाली थी। वो अपने बेटे को देख पाती जो कि मजे से वहाँ पर खाना खा रहा था, कि उसे भूख नहीं लगती थी जल्दी से खाना खाते हुए देख। महारानी जियांग को कुछ भी नहीं कह पाती और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट करना था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। जियांग कहती है कि भले ही आप महल से यहाँ पर आई हो महारानी, लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तभी क्राउन प्रिंस अपनी मदर को देखता है और उठकर उनके पास आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ ही प्रिंस जियांग के पास आता है और उससे कहता है कि मदर ने तुम्हें डांटा तो नहीं। लेकिन जियांग कहती कि नहीं महारानी, मुझे कुछ भी नहीं बोला। क्राउन प्रिंस कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ महल में चलना चाहिए ना। जियांग कहते कि उस सोने के पिंजरे के अंदर मुझे नहीं जाना। तभी चैंग यहाँ पर आ जाता है और सीधा जियांग से कहने लग जाता है कि अगर तुम स्ट्री टावर के अंदर रहना चाहती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे लिए ये मिस्ट्री टावर ही खरीद सकता हूँ और तुम हमेशा आजाद रह सकती हो। जब क्राउन प्रिंस ये बोलता है, हम जियांग को देख पाते हैं। उसे देखकर लगता भी है कि वो अभी भी क्राउन प्रिंस को कहीं ना कहीं पसंद करती है। इसके साथ साथ यहाँ तो हद ही हो जाती है। जियांग यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर ही काफी सारे गिफ्ट
जियांग के लिए भिजवा देता है और प्रिंस भी कहाँ रुकने वाला था, वो उससे ज्यादा गिफ्ट भिजवाता है, वो भी काफी ज्यादा महंगे। जियांग कहती है कि किसी को भी यहाँ पर गिफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जियांग ने एक ग्रीन ब्रेसलेट अपने पास रख लिया था जो कि वो श्याओ को दे देती है, उसके हाथ में पहना देती है। श्याओ कहती है कि तुमने चैंग के सारे गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्रिंस के एक गिफ्ट को क्यों रख लिया। जियांग पहले इधर उधर देखती है क्योंकि वो साफ साफ बोलना नहीं चाहती थी कि वो प्रिंस को अभी पसंद करती है। वो कहती है कि बस मुझे ये ब्रेसलेट अच्छा लगा, इस वजह से मैंने रख लिया। के साथ एक लालटेन फेस्टिवल आ जाता है जिसके अंदर चैंग जियांग के पास आता है और उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं चल सकती हूँ। अब श्याओ अकेले खड़ी हुई थी लालटेन लेकर, तभी क्राउन प्रिंस और गार्ड सामने से आते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि आखिर जियांग कहाँ पर गई है, तो श्याओ कहती है कि अभी वो कहीं पर गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देख पाते जो कि जियांग से कह रहा था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, मैं तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है। लेकिन जियांग चैंग से कहती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ क्राउन प्रिंस के लिए फीलिंग्स है। जैसे जियांग वापस आती है और क्राउन प्रिंस को देखती है, वो उसकी तरफ भागती हुई आती है उसे हक करने के लिए। क्राउन प्रिंस गुस्से से उसे कहता है कि इतनी रात को तुम एक दूसरी लड़की के साथ घूम रही हो, ये अच्छा नहीं है, इस वजह से मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जियांग कहती है कि तुम्हें जेलसी हो रही है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो तो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ एक बार फिर से हम जियांग को किचन के अंदर एग फ्राइड राइस बनाते हुए देख पाते हैं। जैसे श्याओ उसके पास आती है, वो कहती है कि चलो अब हम खाना खाते हैं। और नेक्स्ट डे तो क्राउन प्रिंस का गार्ड उसके पास भाग कर आता है और उससे कहता है कि मिस्ट्री टावर के अंदर जियांग ने अनाउंस करा है कि वो उसके लिए एक लड़का ढूंढना चाहती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या, तो बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ भीड़ लगी हुई थी और काफी सारे लड़के कह रहे थे कि मैं जियांग के लिए काफी ठीक हूँ। जो यहाँ का मैनेजर था वो कहता है कि जियांग ने कहा है कि लड़की की हाइट 6 फीट तो होनी चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, 6 एब्स होने चाहिए, मतलब बॉडी अच्छी होनी चाहिए। क्राउन प्रिंस यहाँ पर पहुंच जाता है और जियांग को देखते के साथ ही उससे कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, तुम जानती हो ना कि अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अपनी मेड से कहती है कि तुम जाओ एक बॉक्स उठाकर लेकर आओ, और जैसे वो बॉक्स लेकर आती है उसे खोलने के लिए बोलती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि इसे मत खोलो क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देना ही नहीं चाहता। जियांग कहती है कि क्यों। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तुम्हारी बातें पसंद है और तुम्हारा खाना सबसे ज्यादा पसंद है। और ये सब वो काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके से बोलता है। सभी लोग यहाँ पर स्माइल करने लगे थे, जियांग भी यहाँ पर स्माइल करने लगी थी। जियांग क्राउन प्रिंस के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद क्राउन प्रिंस जियांग के पास आता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही थी और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना आज क्या है। जियांग कहती है कि तुम्हारा बर्थडे, मेरा बर्थडे। फिर उसे याद आता है कि आज के दिन तो शिशी फेस्टिवल है, यानी कि चाइना का वैलेंटाइंस डे। जियांग कहती है कि मैं बस काम खत्म कर कर तुम्हारे साथ चलूंगी बाहर। लेकिन तभी बाहर से एक ऑर्डर आता है और वो फिर दोबारा से काम में लग जाती है। अब रात को जियांग जब घर में आती है तो बताता क्राउन प्रिंस गुस्से में होगा, लेकिन वो लालटेन को हाथ लगाती है। क्राउन प्रिंस ने बनाया था। क्राउन प्रिंस उसके पीछे से आकर उसे पकड़ता है, उसे घुमाता है और उसे किस कर लेता है।